बहू, ओ बहू, खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहू, बासी ताज़ा जो भी हो दे जा, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बीना जी ने कहा कि तभी एक औरत तमतमाती और बड़बड़ाती हुई बाहर आई, एक कटोरे में भात और नमक लिए हुए। और बीना जी तो एक आंगन में ही रहती है। उनके सामने एक टूटी कटोरी में डालकर कहती है, ले बुढ़िया, ठूस ले। 70 साल की हो गई है, पर अभी भी भूख कितनी लगती है। लगता है स्वर्ग सिधारने तक मुझे कंगाल ही कर देगी। बीना जी की बहू ममता ने कहा, खाने को जब ममता ला रही थी, बीना जी उसके पीछे ऐसे जा रही थी मानो वह कब से भूखी बैठी हो। ममता के उस कटोरी में भात डालते ही बीना जी झटपट से उसे खाने लगती है। वह था तो सिर्फ रात का बचा भात और नमक ही, पर उससे भी वह इतने चाव से खा रही थी। शायद उस भात से ज़्यादा उनकी भूख पुरानी थी। बीना जी को ऐसे खाता देख ममता जल भून जाती और वह बीना जी के कटोरे के भात को जमीन पर डाल देती है। बीना जी थोड़ी देर उसे देख जमीन से ही खाने लग जाती, फिर सुमेधा वहाँ से चली जाती है। उसी शाम को बीना जी अपनी खटिया पर बैठी थी कि तभी उनका पोता गोलू एक प्लेट में कुछ पकोड़े खाता और फ़ोन चलाता हुआ आता है। अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछता है। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया बीना जी को ऐसा खाना खाते हुए। शायद उन्हें खुद को ही याद नहीं। पकोड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आया, पर वह एक भी पकोड़े खाने से डर रही थी। गोलू बार बार कह रहा था, लो ना दादी, एक तो ले लो, पर बीना जी मना किए जा रही थी। तो इस पर गोलू उनके मुंह में ज़बरदस्ती पकोड़े डाल देता है। वह पकोड़े के मुंह में जाते ही एक बड़ी तृप्ति की झलक दिखती है। बीना जी के चेहरे पर वो आंखें बंद कर पकोड़े का स्वाद ले रही थी कि तभी किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। जब बीना जी आंखें खोली तो ममता उनके बाल पकड़े हुए खड़ी थी और बगल से गोलू भी जा चुका था। ममता ने बीना जी के बाल पकड़ पहले ही उन्हें जमीन पर पटक देती है, फिर उन पर लात और हाथों से प्रहार करने लगती है। मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी, बस एक ही खाई थी, मत मारो। बीना जी रोती हुई कहीं जा रही थी। बुढ़िया, एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग दाल दरड़ रही है, ऊपर से मेरे बनाए नियम भी तोड़ रही है। आज तो तेरे बदन को ना तोड़ा तो मेरा न भी ममता नहीं। ममता ने यह कहा और उसी तरह वह बीना जी को बहुत पीटती रही। पीट पीट कर जब ममता का गुस्सा शांत होता है तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, अब भुगत पकोड़े के स्वाद को। बीना जी मार खाकर लड़खड़ाते हुए उठती है और अपने खटिए पर जाकर सो जाती है। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ऐसे ही पड़ी रहती, या तो कोई काम करती या तो अपने खटिया में लेटी रहती। गर्मी हो या सर्दी या बरसात, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। वह आंगन में पड़ी मक्खियों के साथ बातें करती। उनका बेटा पुनीत, जो कि बाजार में अपने पापा के बनाए हुए किराने की दुकान को चलाता था, न जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था, पर कभी अपनी माँ से उनका हालचाल नहीं पूछता था। और ममता बिना जी आओ भगत तभी करती थी जब उसकी दोनों नंदे वहाँ आती थी। उनके सामने वह बीना जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियाँ जब अपने घर वापस चली जाती, सारी सेवा ममता खुद समेत वसूल करती थी। हाँ, बीना जी ने कई बार चाहा कि बेटियां को ममता और पुनीति की असलियत बता दे, पर फिर यह सोचकर डर जाती कि कहीं ऐसा करने से ममता उसे इस घर से नहीं निकाल दे। फिर वह जाकर
बेटियों की सर की बोझ बन जाएगी। वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित है। एक दिन सुबह बीना जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी सुनैना आने वाली है। बीना जी बड़ी खुश हो जाती है। चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि सुनैना 1 साल पहले आई थी अपनी दीदी संगीता के साथ। जहाँ सुनैना के आने का सुनकर बीना जी बड़ी खुश थी, वही ममता गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती है। अब उनके साथ इस बुढ़िया की सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को जहर भी दे दूं। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। फिर वह दिन आ गया जब सुनैना आ गई। सुनैना के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से अपने भैया भाभी को नहीं दिया, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहती थी। पर जल्दी पहुंचने से हुआ यूं कि वह घर में घुसते ही खटिया पर लेटी अपनी माँ को देख लेती है। तो वह कहती है, क्या हुआ माँ, इसे बाहर क्यों लेटी हो? वो अंदर बड़ी गर्मी हो रही थी तो बाहर खुली हवा में आ गई। पर बेटा तू जल्दी कैसे आ गई? बीना जी ने कहा, हाँ मुझे पहले ही ट्रेन मिल गई, पर इतनी दोपहर में बाहर, यहाँ तो तब जाओगी, चलो अंदर। यह कहकर सुनैना बीना जी के साथ अंदर आती है। सुनैना और बीना जी को साथ देखकर ममता शक पका जाती है और कहती है, अरे सुनैना तुम अभी कैसे यहाँ? भाभी जल्दी की ट्रेन मिल गई। पर भाभी इतनी गर्मी में माँ बाहर लेटी है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सुनैना ने कहा, अरे सुनैना तुम जानती नहीं क्या अपनी माँ को कितनी जिद्दी है, कभी किसी का कहना नहीं मानती। इन्हें तो मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। ममता ने कहा, हाँ भाभी मुझे पता है आप कितना ख्याल रखती है माँ का। वह तो बस माँ ही कभी कभी जिद पर अड़ जाती है, क्या करे, अब उम्र भी तो काफ़ी हो गई है ना। ओ मैं बातों बातों में एक बात करना ही भूल गई भाभी, कल संगीता दीदी भी आ रही है। वह क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर हर प्रॉपर्टी कर रखी है, तो अब हम चाहते हैं सारा कुछ भैया के नाम कर दे। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाया और माँ की अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनके जायदाद में भी उन्हीं का हिस्सा होना चाहिए। सुनैना ने कहा। यह सुनकर ममता के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला, ममता ने मन में सोचा। इधर बीना जी ममता की बातों से दुखी हो जाती है और सोचती है, मेरी भोली बेटियां अपनी माँ की आंखों को काश पढ़ पाती और अपने भैया भाभी का भी असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कर नहीं सकती। अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। और फिर वह सुनैना के पास उसके कमरे में जाती है। आओ माँ, आज मेरे पास ही सो जाओ, यहाँ लेटो, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ, सुनैना ने कहा। सुनैना ने जैसे ही अपनी माँ के पैरों को अपनी गोद में लिया, उसमें अनगिनत दाग देखकर वह चौंकी गई और उसने पूछा, माँ यह सब क्या है? यह दाग कैसे? बीना जी तो सब कुछ सुनैना को बताने ही गई थी, पर जब सुनैना ने दाग के बारे में पूछा तो वह घबरा गई
और बात को घुमा दिया और कहा, वह पता नहीं, इस उम्र में तो वह यह सब होता ही रहता है। कुछ खाने पीने की लापरवाही से हुआ होगा। तू यह सब छोड़ और मालिश पर ध्यान दे। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं। बीना जी सुनैना के बगल में गहरी नींद में सोई थी कि तभी ममता आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर आने को कहती है। बीना जी भी दबे पांव ममता के पीछे कमरे में बाहर चली जाती है। ममता बीना जी को रसोई में ले जाती है और कहती है, बड़ी आराम फरमा रही है, कर लो आराम, बस कुछ दिनों की ही बात है। एक बार यह तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दे, उसके बाद तो उनके सामने यह सारे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना भी बंद कर दूंगी। हाँ, पर सुन बुढ़िया, अगर इनको इससे पहले जरा सी भी कोई भी बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार? उससे कई ज़्यादा दाग होंगे बदन पर। अगले दिन संगीता भी आ जाती है तो उसे देखते ही ममता और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। शायद यह आज पहली बार हो रहा होगा कि नंदों के आने से ममता इतनी खुश थी। संगीता को देखकर पता नहीं बीना जी को क्या हो गया। वह संगीता से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उनका यह रोना देखकर दोनों बेटियों इतने दिनों बाद मिलने की खुशी के आंसू समझ बैठी। पर बीना जी क्यों रो रही थी, यह बीना जी और ममता ही जानते थे। बीना जी जानती थी कि इन सब के बाद ममता उनसे और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर दोनों बहनों ने अपने भाई से कहा, भैया, कागजात तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। अरे, यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? पापा ने कुछ सोच समझ कर ही यह सब किया होगा। बीना जी ने हकलाते हुए कहा। उनका इतना कहते ही ममता और सागर बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगते हैं कि तभी सुनैना कहती है, माँ, पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अब जब हम अपने अपने घर में रच बस गए हैं, फिर इन सब की हमें क्या ज़रूरत है? हमारी नंदों ने भी तो यही किया। माता पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं रखते, पर पता नहीं उन्हें बुढ़ापे में क्या हो जाता है, जो उन्हें सिर्फ अपने बेटों का कंधा ही इज्जत वाला लगता है। बेटियों के कंधे या उनका घर सब तो पराया हो जाता है। इससे पहले सुनैना आगे कुछ और कह पाती, बीना जी ने उसके हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया और इधर सुनैना की अतरंगी बात से सभी हैरान हो गए। एक तरफ तो यह अभी कह रही थी कि पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया, और फिर अभी कह रही है कि बुढ़ापे में माता पिता सिर्फ बेटों का कंधा ही तलाशते हैं। फिर सुनैना ने यूं हंसते हुए कहती है, भाभी, पकोड़े बनाओ ना, पनीर के बनाना, माँ को भी बहुत पसंद है। अरे नहीं सुनैना, माँ जी को पनीर नहीं पचती, तुम लोगों के लिए बना देती हूँ, ममता ने कहा। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, माँ भी खाएगी, और अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर और दवा किस लिए है? क्यों माँ, क्या कहती हो? सुनैना ने कहा। बीना जी तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें पता था कि इस बात पर ममता कितने गुस्से में होगी। अगली सुबह दोनों बहनों ने ममता से कहा, भाभी, हम बाजार जा रहे हैं, 1 घंटे में वकील को साथ
लेकर ही वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही ममता को पूरा मौका मिल जाता है बीना जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह बीना जी के पास पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर गई और कहा, यह ले बुढ़िया, पनीर के पकोड़े खाने थे न तुझे, देख कितना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए, और भी कुछ है इसके बाद। यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस पनीर के टुकड़े में लगा देती है और कहती है, अब खा इसे। नहीं बहू, इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती, मैंने नहीं कहा था पकोड़े के लिए। वह तो सुनैना और संगीता ने कहा। बीना जी बिलखते हुए बोली, तो तूने मना भी तो नहीं किया ना, सोचा होगा इसी बहाने थोड़ा जीभ को भी स्वाद दे दूँ। अब उसी जीभ पर ऐसा स्वाद लगाऊंगी कि आगे से जब भी कुछ खाने का सोचा यह स्वाद सबसे पहले याद आएंगे। और अब तो तुम्हारी बेटियां भी यहाँ नहीं है जो तुम्हें बचाएगी। ममता ने कहा, बहू, एक बार तुमने मुझे ज़बरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही, और अब इतनी मिर्च से कहीं मैं मर ही न जाऊं तो फिर भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा जुल्म मत करो, तुम मुझे जहर लाकर दे दो, मैं वह खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज़ मुझ पर यह अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बीना जी ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना। और वैसे भी बुढ़िया, तू और कितने दिन जाएगी, पर जितना दिन भी जिएगी मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू खुद भी मर जाएगी, ममता ने कहा। और वह पनीर का टुकड़ा ज़बरदस्ती बीना जी के मुंह में घुसाने ही जा रही थी कि तभी पीछे से सुनैना और संगीता आकर ममता को धक्का देकर बीना जी से दूर कर देती है, और संगीता लगातार कई चांटे ममता को मारती चली जाती है। यह क्या कर रही हो तुम? संगीता, ममता ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो आपको जो सज़ा दी जाए वह कम है, संगीता ने कहा। तब तक पीछे से पुनीत भी आ जाता है। वहाँ का शोर शराबा सुनकर उसका कारण पूछता है। इस पर ममता तुरंत कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इनके लिए। इस घर में जब से आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इनका ख्याल रखा, और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही है। यह क्या है? संगीता, तुम लोग यह सब करने आई हो यहाँ? अब से यह घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा और ममता का हुक्म चलेगा, और हम चाहते हैं तुम लोग यहाँ अब कभी मत आओ। पुनीत ने कहा, यह क्या कर रहे हैं जी आप, हमारा घर? ममता ने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ ममता, यह लोग अभी अभी मेरे दुकान पर वकील को लेकर पहुँचे थे। मुझसे दस्तखत करवाने इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ना ही तुम्हें इनकी चापलूसी करने की ज़रूरत है और न ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए। पुनीत ने कहा, चलो, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अब तो मैं इसे अपने सारे मेहनत का गिन गिन कर हिसाब लूँगी। पर मुझे एक बार समझ नहीं आई, इन लोगों ने आपके दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाया और मुझे बाजार का कहकर गई? ममता ने कहा,
ममता के इस बात पर सुनैना और संगीता जोर जोर से हंस पड़ती है और फिर सुनैना कहती है, जो भी कहो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है और इसीलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत करवा लिया ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपसे चालाकी करना मुश्किल होता। यह क्या मजाक है सुनैना? पुनीत ने पूछा। रुको भैया, शुरुआत से बताती हूँ। संगीता दीदी, हमें तो कलाकार होना चाहिए था। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं हम। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुनैना ने कहा। भैया, यह प्लानिंग हमारी तरफ से तभी शुरू हो गई थी जब गोलू पकोड़े खाता और माँ के पास बैठा और उन्हें ज़बरदस्ती पकोड़े खिलाए। उससे पहले ही भाभी की मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। शायद इसलिए गोलू ने मुझे गलती से फ़ोन मिला दिया होगा जब वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। यह गोलू की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकोड़े खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह भी पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने तुरंत संगीता दीदी से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। सुनैना ने कहा, हम चाहते तो तभी आकर तुम लोगों की तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें वह मज़ा नहीं आता जो आज आया। भैया, तुम्हें क्या लगा अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीनकर माँ के नाम कर दे, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उस दिन की बात और मारपीट का बात सुनैना के फ़ोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भेजवाने के लिए काफ़ी है। संगीता ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएंगे? जानती है सुनैना, जब यह मारती है ना, 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती। कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। यह कहकर बीना जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती है और अपने एक हकलाती आवाज़ में कहती है, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी, अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल बहुत रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट पीट कर इतने निशान कर दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, क्यों आपने एक बार भी हमें नहीं बताया? क्यों इनके अत्याचार सहती रही? संगीता ने कहा, डर लगता था बेटा इसके मार से, और इसके तो फिर भी सह लेती, पर पुनीत जब मारता था न तो मुझे अपने हड्डियाँ चटकने की आवाज़ भी आती थी। पर अफसोस, इतना मार खाकर भी आज जिंदा हूँ। पता नहीं यह मेरे किसी जन्म के पाप है, उसे मैं अभी भोग रही हूँ, वरना एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। बीना जी कहते हुए रोए जा रही थी। माँ, आपके हर एक चोट का हिसाब होगा। इन्हें तो अब सज़ा हम दिलवाएंगे। यह लो, पुलिस की भी आ गई। ले जाइए इन हैवानों को और हम इनके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं। संगीता ने कहा, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती है, पर इस उम्र में अकेली आप कैसी रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आप मेरे साथ रहना। सुनैना ने कहा, नहीं बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती है तो अकेले भी रह सकती हूँ। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दे। अब से मैं अपने कमरे में सोऊंगी, जो मन करेगा सो खाऊंगी। बीना जी,
एकदम बच्चों जैसे हरकतें करने लगी, जिसे देख सुनैना और संगीता की आंखों में आंसू आ गए। और उधर ममता और पुनीत को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जब 5 सालों बाद जेल से रिहा होकर घर लौटे तो अपनी माँ से फूट फूट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन बीना जी यह सब कैसे भूल सकती थी जो ममता ने किया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगी। पुनीत ने अपनी बहनों से गिड़गिड़ाते हुए बोला कि माँ को मना लो। पुनीता, सुनैना और संगीता के लाख समझाने के बाद बीना जी अपनी बहू और बेटे को माफ़ कर देती है और बोलती है कि अपनी गृहस्थी की एक नई शुरुआत करो और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। कहा जाता है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब